Hello friends, welcome to our program Visual Card, and this is once again your friend Amarjeet with a new topic, set theory. So now what is set theory? Set means simple collection of well defined objects. Set किसे बोलते हैं? समुच्चय. इसका हिंदी मीनिंग समुच्चय होता है. तो समुच्चय या फिर सेट क्या है? किसे बोलते हैं सेट? तो सिंपली सेट थ्योरी इज स्टडी ऑफ सेट्स. सेट थ्योरी में सेट्स का स्टडी करते हैं. और सेट्स क्या है? सेट इज well defined collection of object. A well defined collection of objects. Now what does this particular definition mean? इसका क्या मतलब है? well defined collection of objects का क्या मीनिंग है? तो well defined collection objects में भी any real world entity, दुनिया की कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका कि सेट हो सकता है, दैट इज सेट. मींस कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का समूह कहलाता है सेट, यानी कि समुच्चय. किसी एक समूह को ले रहे हैं और सिमिलर टाइप के समूह को ले रहे हैं तो वो समूह कहलाता है हमारा सेट. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ए सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ए सेट ऑफ होल नंबर. यदि आपको बोला जाए नेचुरल नंबर, तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या क्या होता है. तो नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड लाइकवाइज द सीरीज कंटिन्यूज. तो आपको यदि बोला जाए कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, तो ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा. नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये आपको बताएगा नेचुरल नंबर का सेट. यहाँ से सेट को सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि आपको नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करना है, कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी सिमिलर वाइज आपको होल नंबर का सेट्स बोला जाए, तो होल नंबर्स में आपको पता, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, इन नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसे होल नंबर बोलते हैं. तो होल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 एंड लाइकवाइज कंटिन्यूएशन में. यदि आपको बोला जाए कि इवन नंबर का सेट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इवन नंबर इज इक्वल टू द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. तो इवन नंबर का सेट हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. इसी टाइप से ऑड नंबर का यदि सेट पूछा जाए, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन. सो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के सेट्स बना सकते हैं. ये सेट नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या कोई भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे कि आपको बोला जाए अल्फाबेट्स का सेट, तो अल्फाबेट्स का सेट क्या हो सकता है? मान लो मैं यहाँ पे ए से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी अदर सिंबल. कोई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको यदि बोला जाए अल्फाबेट्स का सेट, तो अल्फाबेट का सेट क्या होगा? ए बी सी डी. दिस इज लोअर केस अल्फाबेट. सिमिलरली कैपिटल का भी लिख सकते हैं. कैपिटल अल्फाबेट्स का ए बी सी डी यहाँ जेड तक जाएगा. तो ये सिंपल, ये आपके एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड सेट. अब देखते हैं सेट पे किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला, अभी आपको मैंने एक सेट बताया नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू. होल नंबर का सेट मैंने बताया 0 1 2 3 एंड सो ऑन. इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर. तो ये सेट्स ऐसे हैं जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनका कोई अंत नहीं है. 1 2 3 नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये फिर होल नंबर, ये भी इन्फिनिटी तक. इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ऐसे सारे सेट्स जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे सेट्स इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं. These are called infinite sets. ठीक है, ये लगातार कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है. और जिन सेट्स का कुछ डेफिनिट वैल्यू है, मान लो कि कोई सेट मैंने लिया 1 2 3 4 एंड दिस सेट इज क्लोज्ड हियर, या b इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये सेट क्लोज है. इस सेट में पर्टिकुलर डेफिनिट एलिमेंट्स हैं. 4 एलिमेंट्स के बाद ये सेट बंद हो गया. इस पूरे सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, या फिर इस सेट में 4 एलिमेंट है. आपको ये पर्टिकुलर सेट डेफिनिट सेट्स कहलाते हैं. सॉरी, फाइनाइट सेट्स, नॉट डिफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स. दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स एंड दीज आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स. इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, उनकी कुछ संख्या लिमिटेड होती है. वैसे सेट्स फाइनाइट सेट कहलाता है, और जिनकी संख्या लिमिटेड नहीं है उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स. तो अब नंबर, इस पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं. तो इस सेट पे आपका पहला ऑपरेशन है यूनियन. नाउ व्हाट इज यूनियन?
पहले हम सेट्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि a इक्वल टू 1 2 3, b एक सेट है जिसकी वैल्यू है 2 3 4 और c एक सेट है जिसकी वैल्यू है 3 4 5 6। ठीक है, ये तीन सेट्स का मैंने एग्जांपल ले लिया रैंडमली। अब बोला जा रहा है कि यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स, तो यूनियन में सिंपली आपको रिप्रेजेंट किया जाता है उस सेट को जो इन दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन हो। जो भी दो सेट्स हैं, यदि आपको बोला जाए यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि आपके यूनियन को बोला जाए ए यूनियन बी, आपको क्या देगा, तो दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आपको ए यूनियन बी देगा। तो दोनों के एलिमेंट्स को यदि कंबाइन करते हैं तो दिस विल बी 1 2 3 2 3 4। लेकिन आपको एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं करने हैं, रिपीट नहीं करने। तो यहाँ पे देखिए 2 and 3 दोनों में रिपीट हो रहा है। आपको यूनियन सिंपली क्या देगा, ये सेट आपका यूनियन देगा 1 2 3, जो दोनों के एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है। तो 1 2 3 इसमें ए में है और बी में 2 3 4 है, बट 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट बच गया 4। सो सिंपली यूनियन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए अब इस सेट में ए और बी का यदि हम यूनियन निकाल रहे हैं तो दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ये ए का एलिमेंट और 2 3 4 ये बी का एलिमेंट। तो यूनियन सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। सिंपली अदर ऑपरेशन ऑन द सेट्स इज इंटरसेक्शन। Intersection. Now what is intersection? Intersection is denoted by this symbol A intersection B. अब यदि इंटरसेक्शन बोला जाए तो इंटरसेक्शन का सिंपली मीनिंग होता है कॉमन। कॉमन जो दोनों में अवेलेबल हो, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बोला गया आपको A इंटरसेक्शन B, तो ऐसे सेट्स को आप देखिए जो दोनों में कॉमन हो। आप यहाँ देखते हैं एक, तो एक कॉमन नहीं है दोनों में, यहाँ पे दो एलिमेंट्स कॉमन है 2 3 और इसमें भी 2 3 अवेलेबल है। तो सिंपल A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 2 and 3, the elements which are present in both the sets, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आता है तीसरा ऑपरेशन आपका डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट ऐसे सेट को बोलते हैं यदि आपका A इंटरसेक्शन B इज नल वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू, नल और एम्प्टी सेट। अब नल सेट किसे बोलते हैं, नल सेट मींस नो एलिमेंट। उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर सेट में यदि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे बोलते हैं हम नल सेट, जीरो एलिमेंट्स। तो सिंपली ऐसे सेट जिनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उनको बोलेंगे नल सेट। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 4 5 एंड 6, दो सेट दिए हुए हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप A इंटरसेक्शन यदि B लेते हैं तो यहाँ में से 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 है, तो दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है। सो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दिस इज डिनोटेड बाय 5 एंड दिस इज कॉल्ड नल सेट। तो इसका इंटरसेक्शन यदि ये सिंबल आ रहा है 5 आ रहा है, नल आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। सो A इंटरसेक्शन B, सो दिस काइंड ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। Difference of sets. So difference of sets is represented by A minus B. अब यदि आपके पास दो सेट हैं और दोनों का डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस को डिनोट करते हैं जो सेट A में प्रेजेंट हो और B में नहीं हो, ऐसे सेट्स को बोला जाता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको A माइनस B बोला गया, सिंपली A माइनस B बोला गया, तो यहाँ पे A के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, ठीक है, और माइनस B के एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4। तो B में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको आप माइनस कर दीजिए A से। B में एलिमेंट्स प्रेजेंट है 2 और 3, तो A से माइनस कर दीजिए आप, तो A में क्या बच जाएगा 1, सिर्फ 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड A माइनस B का सेट होगा। सिंपली सिर्फ बोला जाता है A माइनस B बोला गया, इसलिए A में जितना सेट बचेगा सिर्फ आपको वही लिखना है, B के सेट्स को नहीं लिखना है। A माइनस B बोला गया है इसलिए इसमें से 2 3 माइनस हो गया, A में सिर्फ बच गया A। इसी टाइप से यदि B माइनस A बोला जाता तो आप क्या करते, B में 2 3 4 है तो यहाँ से A में से फिर 2 और 3 माइनस हो जाता। यदि आपको बोला जाता दिस इज B माइनस A, तो ये क्या होता 2 3 4 माइनस 1 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 फिर से माइनस हो जाता, तो B में क्या बच जाता, दिस विल बी 4। 2 और 3 माइनस हो गया तो B में सिर्फ बच गया 4। अब B माइनस A ले रहे हैं तो 2 3 माइनस हो गया, तो B में क्या बचा 4, तो B माइनस A क्या हो जाएगा 4। यदि A माइनस B बोला गया तो A में जो एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे।
ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंस के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एक आपका अगला कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। तो उसको समझते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, कैसे वेन डायग्राम शो करते हैं और कैसे वेन डायग्राम के हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को सेट थ्योरी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, 120 छात्रों की कक्षा में 70 छात्र अंग्रेजी में, 80 छात्र हिंदी में और 40 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। सो सिंपली आपके पास सेट थ्योरी का पहला क्वेश्चन है और आपके पास एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कोई दो सेट है, एक सेट प्राइम नंबर का और दूसरा कंपोजिट नंबर का। उन दोनों सेट्स को यदि टोटल करेंगे तो उन दोनों सेट का कॉम्बिनेशन होगा यूनिवर्सल सेट। तो इस टाइप के सेट्स को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यूनिवर्सल सेट को मैं यहाँ U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई सेट है A जो किसी पर्टिकुलर समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बाकी जो बचेगा इस A के एरिया को छोड़ के, इस A के ग्रुप को, इस A के सेट को छोड़ के जो बाकी एरिया बचेगा उसे बोलते हैं A डैश। सो A डैश इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ यूनियन माइनस डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A। कोई सेट A है इसके अंदर, तो U में से A को माइनस कर देंगे तो ये जितना एरिया बच जाएगा वो एरिया है A डैश का। ठीक है, तो ये दो सेट्स हैं आपके A और A डैश, और A प्लस A डैश यदि करते हैं तो हमें मिल जाता है यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं जैसे यूनिवर्सल सेट का क्या यूज है हमारे सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में। यदि आपको बोला जाए कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है और आपको बोला जाए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सिंपली प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। प्राइम नंबर ऐसे नंबर से जो किसी से डिविजिबल ही नहीं है, सिर्फ 1 और खुद को छोड़ के, और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने सारे नंबर हैं उनको, तो इनके बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर को P से और कंपोजिट नंबर को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिंपली। या फिर आप बोल सकते हैं, मान लो कि कोई सेट 1 2 3 4 है और कोई सेट B 4 3 4 5 एंड 6 है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना और आपका यूनियन दिया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, आपका सॉरी यूनियन यूनिवर्सल सेट, U से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको यूनिवर्सल सेट को दिखाना है वेन डायग्राम पे इस पर्टिकुलर सेट्स को। तो ये आपका है यूनिवर्सल सेट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 का एक सेट A है। सो दिस सेट A इज रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 एंड 4, और B आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए A और B में कुछ ना कुछ कॉमन है और कुछ अनकॉमन है। 3 और 4 दो नंबर्स ऐसे हैं जो A और B में कॉमन है, 5 एंड 6, और 1 एंड 2 इसमें अनकॉमन है। तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन होगा। ये मान लो सेट A है और ये सेट B है, तो कॉमन पार्ट दोनों में आएगा, जो A में भी होगा और B में भी होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3 और 4 को, ये पार्ट। अब A में कौन सा पार्ट बच गया? A में बच गया 1 और 2, तो ये जो पार्ट है ये 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेगा। 3 4 कॉमन पार्ट, और B में कितना बच गया? 5 और 6। तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4, ये A का डायग्राम, 3 4 5 6 ये B का डायग्राम, और दोनों के बीच का कॉमन 3 और 4। इसी टाइप से आपको बाकी नंबर से भी पूछा जाए तो ये तो 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, और इसके बाद यहाँ 10 तक है, तो बाकी नंबर्स को ये सारे ब्लैंक सेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। 7 8 9 10 जो भी होगा ये खाली जगहों पे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो आपको इस टाइप से सिंपली वेन डायग्राम के यूज से सिंपल सेट थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको बोला जाए, एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए कि एक ऐसे प्लेयर्स का सेट जो इंडिया टीम से खेलते हैं और एक ऐसे प्लेयर्स का सेट जो IPL से खेलते हैं, तो आप उनके सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तो सेट होगा यूनिवर्सल सेट, सिंपल यूनिवर्सल सेट जो ऑल प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर बोथ इंडिया और IPL और एनी अदर टीम। सो यहाँ पे यदि आपको बोला जाए यूनिवर्सल सेट, एक सेट ये है A और ये रिप्रेजेंट करता है IPL खेलने वालों को, ये पर्टिकुलर सेट रिप्रेजेंट करता है
इंडिया टीम से खेलने वालों को। तो दोनों में कुछ कॉमन होगा। आप देखते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि जो आईपीएल खेलते हैं वो इंडिया से ना खेले, आईपीएल और इंडिया में भी कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं। इंडिया टीम और आईपीएल टीम में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो वो इंटरसेक्शन उनका रिप्रेजेंट करेगा। धोनी, रैना, अश्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन, ये आपका इंटरसेक्शन बताएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों टीम से खेलेंगे। और यहाँ पे ए बताएगा जो सिर्फ आईपीएल से खेल रहे हैं, ये रीजन आपको बताएगा जो सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं, और ये पर्टिकुलर रीजन फिर आपको बताएगा जो सिर्फ इंडिया टीम से खेल रहे हैं। और बाकी जो एम्प्टी रीजन है वो किसी और टीम से खेल रहे हैं या इन दोनों का पार्ट नहीं है। तो सिंपली इस टाइप के सेट से, यूनिवर्सल सेट और बाकी सेट के कॉम्बिनेशन से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं, और वेन डायग्राम के हेल्प से आप इजीली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बोथ ए बी प्लस नन ए बी। तो यहाँ पे टोटल यदि आपसे पूछा जाए यूनियन, यूनियन क्या होगा, तो मैंने लिखा ए, ये ए को सिंपली एक सेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बी को बी सेट से। तो बोला गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो होगा ही, लेकिन ये चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये दो बार आ चुका होगा, ए में भी ऐड हुआ और बी में भी ऐड हुआ, इसलिए बोथ ये बोथ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको बोला जाए कि ये पर्टिकुलर सेट ए है, तो ये पर्टिकुलर सेट ए है, ये सेट बी है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब ये दोनों के बीच का कॉमन सेट, तो a प्लस बी में ये दो बार जुड़ा होगा, a में भी ये सेट जुड़ा और b में भी जुड़ा, तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा बोथ वाले को, तो मैंने माइनस कर दिया। प्लस नन वाले ये जितने लोग हैं इधर, तो ये ऐड हो गया प्लस नन, तो ये आपको क्या देगा, टोटल देगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट देगा। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव किया गया, a प्लस बी, दिस a प्लस दिस b माइनस, ये कॉमन टर्म है, चूंकि ये दो बार आ चुका है तो इसलिए एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा दिस बोथ को, और टोटल जो नन जो बच गए उनको ऐड कीजिए, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम और फॉर्मूला के हेल्प से। यहाँ पे आपको दिया गया है 120 छात्रों की कक्षा में 70 छात्र अंग्रेजी में, 80 छात्र हिंदी में और 40 छात्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में पास हुए। 120 यानी कि टोटल आपका कितना है 120 छात्र। अब बोला गया 70 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इसका ये मतलब नहीं कि 70 छात्र सिर्फ अंग्रेजी में ही पास हुए, उन 70 में से कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो हिंदी में भी पास हुए होंगे। तो ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसके अलावा 80 छात्र हिंदी में पास हुए, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ हिंदी में पास हुए, जो हिंदी में पास हुए वो अंग्रेजी में भी पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे 80 छात्र हिंदी में, 70 छात्र अंग्रेजी में और 40 छात्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में पास हुए। तो आपका सिंपल ए क्या है, ए इज 70, बी इज 80 और बोथ ए एंड बी 40 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए 40 छात्र। तो पूछा जा रहा है कि दोनों में कितने विषयों में, तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। फेल हुए मतलब कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों में से किसी विषय में पास नहीं हुए, सिंपल नन ऑफ देम। यहाँ पे बोला गया 80 छात्र हिंदी में और 80 छात्र हिंदी में और 70 छात्र इंग्लिश में पास हुए, 40 दोनों में पास हुए, तो बोथ ए और बी को 40 रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, फेल हुए मतलब दोनों में पास नहीं हुए, तो पास नहीं हुए तो रिप्रेजेंट कर रहा है नन। तो आपको फाइंड आउट करना है नन ऑफ ए बी, जो किसी में ए और बी किसी विषय में पास नहीं हुए, या हिंदी और इंग्लिश किसी विषय में पास नहीं हुए। तो आप यहाँ से नन का निकाल सकते हैं सिंपली। आप यहाँ से 120 प्लस 70 और 80, 8 7 15, ये माइनस 110, एंड दिस इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ये आपका नन ऑफ ए बी क्या दे रहा है, ये आपका दे रहा है 10 स्टूडेंट। तो फाइनली 10 स्टूडेंट 120 में ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बोला यूनिवर्सल सेट होता है जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका यू हो गया, और यू कितना है, टोटल कितना है 120 छात्र हैं टोटल। अब बोला गया हिंदी और अंग्रेजी 70 छात्र अंग्रेजी में, तो मैं मान रहा हूं कि ये एक सेट है जो अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों के नंबर बता रहा है, और ये एक सेट है जो हिंदी में पास होने वाले छात्रों का नंबर बता रहा है, दिस इज हिंदी, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले मैं देखता हूँ कि कॉम्बिनेशन, उसके बाद मैं हिंदी और अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों का नंबर निकालूंगा। तो कॉम्बिनेशन क्या है, 40 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, तो यहाँ दोनों में पास होने वाले को ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रीजन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों में पास हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 40 से।
अब बोला गया 70 छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का रीजन ये टोटल है, ये टोटल रीजन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी का सेट ये है, और इसमें से 40 ये वाला सेट है। तो केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए होंगे? केवल अंग्रेजी में पास होने वाले छात्र 70 माइनस 40, ये चूंकि एरिया पूरा 70 और ये 40 है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 30, ये आपका हो जाएगा 30। और फिर उसी टाइप से हिंदी में, ये टोटल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन टोटल हिंदी को, तो टोटल हिंदी में कितने छात्र हैं? हिंदी में 80 छात्र हैं, और ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 80 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 40। तो ऐसे छात्र जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए वो है 30, और ऐसे छात्र जो सिर्फ हिंदी में पास हुए वो है 40। तो ये 30 छात्र हिंदी में पास हुए और 40 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, और दोनों में 40 छात्र पास हुए। तो टोटल पासिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए? यहाँ से आप देख रहे हैं 30 छात्र इंग्लिश में, 40 छात्र हिंदी में, केवल हिंदी या केवल इंग्लिश, 30 प्लस 40 और 40 दोनों में पास हुए। तो ये आपका टोटल पासिंग स्टूडेंट्स का नंबर देगा, दिस इज 110। ये टोटल पास इतने हुए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 120, 120 में 110 लोग पास हुए, तो फेल कितने हुए? सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग we can get the required answer. तो either you can go by the formula or you can go by the Venn diagram method. So आप फॉर्मूला से भी इसे बना सकते हैं, सिंपल पुटिंग द वैल्यू, और यहाँ से आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास सेट थ्योरी का अगला क्वेश्चन है, जो कि 3 समुच्चय के सेट पे बेस है। आपके पास 3 नंबर ऑफ सेट्स हैं। क्वेश्चन है आपका 106 छात्रों की कक्षा में हर एक छात्र भौतिकी, रसायन और गणित में से कम एक विषय पढ़ता है। उनमें से 48 छात्र गणित, 51 छात्र भौतिकी और 53 छात्र रसायन पढ़ते हैं। 16 छात्र भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं, 17 छात्र गणित और रसायन और 18 छात्र भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं। तो फिर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर सेट के बेस पे सॉल्व किए जाएंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 106, यानी कि मैंने बताया था पिछले आपके सेशन में कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी माइनस बोथ ए बी प्लस नन ऑफ ए बी। a प्लस बी माइनस बोथ ए बी प्लस नन ए बी, ये 2 सेट्स का फॉर्मूला था। सिंपली 3 सेट्स के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस बोथ ए बी माइनस बोथ बी सी माइनस बोथ ए सी प्लस ऑल ए बी सी प्लस नन ए बी सी। आपके पास यहाँ पे था माइनस बोथ ए बी प्लस नन ए बी, यहाँ पे टोटल बोथ दो का घट जाएगा और ऑल ऐड हो जाएगा प्लस नन ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेट के वेन डायग्राम के हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 106, कम से कम एक विषय जरूर पढ़ता है, हर एक छात्र कम से कम एक विषय जरूर पढ़ता है। तो ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कोई विषय नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे नन क्या हो जाएगा? आपका नन यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसा कोई छात्र नहीं है, हर एक छात्र कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता है। तो नन इज इक्वल टू 0, एबीसी में से ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कोई विषय नहीं पढ़ता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास नंबर है 48 छात्र गणित, तो ऐसा नहीं दिया हुआ है कि 48 छात्र केवल गणित पढ़ते हैं। जो गणित पढ़ता हो सकता है वो भौतिकी भी पढ़ता हो सकता है वो रसायन भी पढ़ता हो, या हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट केवल गणित पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ 48 छात्र गणित, 51 छात्र भौतिकी और 53 रसायन पढ़ते हैं। सिंपली इस फॉर्मूला के बेस पे यदि आपको ये कॉमन वैल्यू निकल जाए जो तीनों पढ़ते हैं, आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट मैथ्स को, ये पर्टिकुलर सेट मैथ को, ये फिजिक्स को और ये केमिस्ट्री को, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, ये आपका पर्टिकुलर सेट दे रहा है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, और फिर ये दे रहा है तीनों का कॉम्बिनेशन। तो हम देखते हैं इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको टोटल आपका दिया हुआ है 106, सो द टोटल इज 106, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, आपका a दिया हुआ है 48 छात्र गणित, तो 48 प्लस 51 प्लस 53 माइनस बोथ ए बी बोथ बी सी बोथ ए सी, तो जितने लोग दोनों चीजों को पढ़ते हैं, 16 छात्र भौतिकी गणित दोनों पढ़ते हैं तो माइनस 16, फिर अगला है 17 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं तो माइनस 17, बिकॉज बोथ इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे बोथ माइनस हो रहा है। फिर अगला 18 प्लस ऑल एबीसी, ऑल एबीसी तीनों, तो हमें निकालना है ये ऑल एबीसी कितने लोग पढ़ते हैं, ऑल एबीसी प्लस नन एबीसी, जैसा कि मैंने बोला ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कोई भी विषय नहीं पढ़ता हो, तो दिस नंबर इज 0। तो ऑल एबीसी यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल 106, ये टोटल है
मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोनों बोथ का मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑल एबीसी यहाँ से आपको निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व करने के बाद पाते हैं ये आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 5, यानी कि तीनों का जो कॉमन है इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो तीनों लोग पढ़ते हैं ऐसे छात्रों की संख्या 5 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ये हमारा बता रहा है इंटरसेक्शन, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोला जा रहा है 48 छात्र गणित, ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा 48। अब ये बोला जा रहा है 16 छात्र भौतिकी और गणित दोनों पढ़ते हैं, 16 छात्र भौतिकी और गणित। तो यहाँ देखिए ये भौतिकी और गणित का सेक्शन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, भौतिकी और गणित दोनों छात्र दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आपका ये 16 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, ये टोटल 16 है और ये 5 है, तो ये सेक्शन कितना हो जाएगा 16 - 5 दिस इज इक्वल टू 11। ये सेक्शन ये टोटल सेक्शन 16 है और ये सेक्शन 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 5 11। ठीक है, इसी टाइप से अगला देखते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये दोनों का ये एरिया जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉमन एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन कितने लोग हैं, गणित और रसायन 18 छात्र भौतिकी और रसायन पढ़ते हैं, 18 छात्र, तो ये टोटल नंबर है 18 और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 - 5 13। और सिमिलरली हम देखते हैं इस सेक्शन को, ये सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट। तो मैथ्स का और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट क्या है, गणित और रसायन 17 छात्र पढ़ते हैं, तो ये एरिया 17 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज 5, सो दिस विल बी 17 - 5 दैट इज 12। ये पूरा 17 है और ये एरिया 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हमें मिल गया अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शंस का नंबर, ये 11 हो गया, ये 12, ये पूरा बीच का आपका सेक्शन 5 है और ये 13। अब देखते हैं ये सेक्शन कितना है। तो आपको बोला गया कि उनमें से 48 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो ये पूरा सेक्शन 48 का होगा, दिस होल सेक्शन विल रिप्रेजेंट 48। तो ये सेक्शन सिर्फ कितना होगा, ये 11 है, ये 5 है और ये 12 है, तो 48 में से इन सारे के एडिशन को आप माइनस कर दोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो ये कितना होगा 11 + 5 16, 16 और 12 28। तो 28 48 में से 28 घटा देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा 20, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली फिजिक्स में 51 छात्र भौतिकी पढ़ते हैं, तो 51 छात्र भौतिकी पढ़ते हैं और उनमें से आप इस पर्टिकुलर एरिया को माइनस कर दो, ये कितना है 11, ये 5 और ये 13, तो 13 5 18, 18 और 11 29। तो 51 - 29 कर दो तो आपको ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा, जो इधर फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, 51 - 29 दिस इज 22। सिमिलरली आप इस एरिया को निकाल सकते हो। टोटल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 53 छात्र हैं जो कि पूरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें से 12 ये सेक्शन है, 5 ये सेक्शन और 13 ये सेक्शन है और ये पूरा 53 है, तो ये सेक्शन कितना हो जाएगा 53 - 13 और 5 18, 18 और 12 30, तो ये हो जाएगा आपका 23। सो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा 23 को। तो अब देखते हैं, अब आपके पास सारे सेक्शंस का डेटा अवेलेबल है, तो अब इस सेक्शन के इस डेटा के बेस पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वी हैव डेटा फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। ये सेक्शन आपका 22 है, ये सेक्शन 20 है और ये सेक्शन 23 है। बीच का कॉमन सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं, केवल 2 विषय। तो देखिए केवल 2 विषय को रिप्रेजेंट कौन कौन से नंबर से किया जा रहा है, यहाँ पे केवल 2 विषय ये है, केवल 2 विषय ये है और केवल 2 विषय ये एरिया है। तो यहाँ पे केवल 2 विषय 11 छात्र हैं, यहाँ पे 13 छात्र हैं और यहाँ पे 12 छात्र हैं। लेकिन इनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ पूछा जा रहा है केवल 2 विषय, केवल 2 विषय मतलब ये 5 का सेक्शन नहीं आएगा, मतलब ये जो होगा ये 2 सब्जेक्ट का, ये 2 सब्जेक्ट का और ये 2 सब्जेक्ट का। तो टोटल कितना हो जाएगा जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं, 11 + 12 + 13। तो आपका ये पहले का आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं ये आपका हो गया 11 + 12 + 13। सो दिस विल गिव यू 36। तो 36 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका, कितने छात्र 1 से अधिक विषय पढ़ते हैं, कितने छात्र 1 से अधिक विषय पढ़ते हैं। 1 से अधिक विषय मतलब
या तो 2 विषय पढ़ते हैं या 3 विषय पढ़ते हैं। तो आपने अभी अभी निकाला था 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 36 है, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है तीनों विषय जो पढ़ते हैं, तीनों का कॉमन वो 5 है। तो ऐसे कितने छात्र होंगे जो एक से अधिक विषय पढ़ेंगे, या तो 2 सब्जेक्ट या तो 3 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 36 हैं और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले 5 हैं। तो आपके पास दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर 36 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कितने छात्र तीनों ही विषय पढ़ते हैं। तो सिंपली अगेन तीनों विषय को पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, ये जो कॉमन टॉपिक है मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया, तो ये 5 है जो तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपली 5। सिंपली आपके पास एक बार जब डेटा अवेलेबल है तो आप सिंपल देख के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। दिस इज 5 जो केवल तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कितने छात्र केवल एक विषय पढ़ते हैं। केवल एक विषय, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस एरिया में 2 विषय को पढ़ने वाले लोग हैं, इस एरिया में तीनों विषय को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो एरिया है ये केवल मैथ्स का है, ये एरिया केवल फिजिक्स का है और ये एरिया केवल केमिस्ट्री का है। तो इन तीनों का एडिशन जो होगा वो हमें देगा जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 22 प्लस 23, 20 प्लस 22 प्लस 23, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 65। ये हमारा हो जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा हो जाएगा 65। तो 65 ऐसे छात्र होंगे जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप वेन डायग्राम से देख पा रहे हैं 22, 20, 22 और 23। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कितने छात्र हैं जो भौतिकी और गणित तो पढ़ते हैं लेकिन रसायन नहीं। अगेन आप वेन डायग्राम देखो, भौतिकी और गणित, ये भौतिकी और गणित का सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों का कॉम्बिनेशन। तो भौतिकी और गणित तो पढ़ते हैं लेकिन रसायन नहीं पढ़ते। ये दोनों सेक्शन मिला के बता रहे हैं भौतिकी और गणित, लेकिन ये रसायन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो भौतिकी और गणित पढ़ते हैं, तो ये एरिया है लेकिन रसायन नहीं पढ़ते। तो आपको ये एरिया बता रहा है जो भौतिकी और गणित तो पढ़ते हैं लेकिन रसायन नहीं पढ़ते, क्योंकि यदि ये इंक्लूड हो जाएगा तो उसमें रसायन पढ़ने वाले लोग भी आ जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भौतिकी और गणित पढ़ने वाले लोग लेकिन रसायन नहीं पढ़ते, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 11। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि आप एक बार यदि वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का कॉमन और उसके बाद केवल एक। और ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली आप एक बार वेन डायग्राम बना लो, फिर डायरेक्टली आप डेटा देख के आप आंसर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वेल ऑन दिस क्वेश्चंस और अगले सेशन में एक नए चैप्टर